नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 31। इससे पहले हमारे 30 वीडियोज़ हो चुके हैं। पुस्तक जिस पर वो वीडियो बने थे, पुस्तक का नाम है पलवल ज़िले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास। अब है तो इतिहास ही, लेकिन इससे बाहर का इतिहास है इस पुस्तक से। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है जाट शब्द का भाषा वैज्ञानिक विकास तथा जाट की व्युत्पत्ति। ये टॉपिक हमारा जो आधार है इस टॉपिक का वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों को आधार मानकर हम जाट शब्द का वर्णन करेंगे। इसमें जाट का क्रमिक विकास दिखाएंगे कि भाई पहले जाट क्या था, नाम क्या था जाट का, और फिर कहाँ इसका नाम जाट पड़ा, और फिर इसकी व्युत्पत्ति ग्रामर के हिसाब से, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से कैसे की जाती है विद्वानों के द्वारा, ये इस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। तो जाट से पहले आने से हम ये देखते हैं कि जाट जो शब्द है वो जातिगत नहीं है। हमारे शास्त्रों में, भारतीय ग्रंथों में जो जाट शब्द है वो जातिगत नहीं है। तो उसी के रूप में हम लेके चलेंगे। प्रारंभ में जो ऋग्वेद में हमें शब्द मिलते हैं वो चर्षणी, वनिनम, विचर्षणी, विश्वचर्षणी आदि शब्द मिलते हैं। वो किसके लिए मिलते हैं? वो घुमंतु, पशुचारी, पशुपालक व्यक्तियों के लिए मिलते हैं। वो पशुपालक या पशुचारक वो कोई जाति का नहीं था। इसमें आपके गुर्जर, इसमें आपके अहीर, इसमें आपके जाट सभी शामिल हैं। यानी शुरू में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता था और इनके पशु, गाय, घोड़ा, ऊंट, बकरी, भेड़ आदि, ये पशुओं को चराने वाले थे और ये मांसाहारी भी थे, ऐसा वर्णन मिलता है हमें। तो और एक स्थान पर नहीं रहते थे, घर बनाकर नहीं रहते थे, भिन्न भिन्न स्थानों पर जहाँ भी इनको चारा मिलता था पशुओं के लिए, वहाँ पर ये जाते थे। लेकिन बहुत काल के बाद इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग हो गया। इनमें से जाट अलग हो गया और जाट के भिन्न भिन्न नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। और जो आधुनिक विज्ञान है, जेनेटिक साइंस जिसको कहते हैं, आनुवंशिकी विज्ञान, वो उस विज्ञान के आधार पर जो भिन्न भिन्न कबीलों के व्यक्ति जाटों में मिले, भिन्न भिन्न जो प्रसिद्ध विद्वान हैं जिनमें डॉक्टर चंद्रवीर आदि का नाम लिया जा सकता है, इनके अनुसार 9 हैप्लोग्रुप्स का जो डीएनए है वो जाटों में, आधुनिक जाटों में मिलता है। तो वो अलग अलग हैप्लोग्रुप्स के व्यक्ति इन जाटों में मिल गए और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। लेकिन हमारा जो फोकस है वो वेदों के आधार पर रहेगा। जेनेटिक साइंस का फिलहाल नहीं रहेगा, लेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं है टॉपिक में। तो आज हम वेदों के आधार पर जाट शब्द को देखते हैं। हमें ऋग्वेद में शब्द मिलते हैं इसके लिए जरित्री, जरत, जरिता आदि शब्द मिलते हैं इसके लिए। और इसको कैसे कैसे विद्वानों ने सिद्ध किया है। जरित्री शब्द को आचार्य यास्क, जो ईसा से 700 साल पहले हुए ईसा से, उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निरुक्त में इसकी निरुक्ति की है। यानी इसको
सिद्ध किया है जरी धातु से। जरी का मतलब है स्तुति करना, और इस तरह से जरति स्तौति इति जरिता, जरिता का वैकल्पिक नाम इन्होंने गरिता भी दिया है। इनका अर्थ, इनके अनुसार, व्यास के अनुसार, इसका अर्थ है कि स्तुति करने वाला, यानी कि यजमानी करने वाला और यज्ञों का भार वहन करने वाला। यही जरित्री प्रथमा एक वचन में जरिता होता है, और इसी जरित्री से भाषा वैज्ञानिक जैसे भी प्रोग्रेस होती रही भाषा विज्ञान की, तो जरित्री से जरत, जरित, जुरत आदि शब्द इसके बने हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो जरित्री, जरित, जरित, जुरत, ये ऋग्वेद में या अन्य वेदों में कितनी बार इनकी पुनरावृत्ति हुई है। ऋग्वेद में ये शब्द 118 बार आए हैं, यजुर्वेद में 2 बार आए हैं, सामवेद में 10 बार आए हैं और अथर्ववेद में 18 बार आए हैं। इस प्रकार कुल 148 बार चारों वेदों में जरित्री, जरत, जरित, जुरत आदि शब्द आए हैं। अब इनका क्या अर्थ है जरित्री का आधुनिक प्रसंग में? ऋग्वेद में हमें ऐसा संकेत मिलता है आचार्य सायन के अनुसार, आचार्य मैकडोनल के अनुसार। सायन वेद का अर्थ निरुक्त आचार्य यास के अनुसार करता है लगभग, और याज्ञिक अर्थ करता है, जबकि कुछ इनका वेदों का आध्यात्मिक अर्थ भी करते हैं। आध्यात्मिक अर्थ करने वाले व्यक्ति इतिहास नहीं मानते वेदों में, जबकि सायन आचार्य और जो विदेशी विद्वान हैं मैकडोनल आदि, मैक्स मूलर आदि, उनके अनुसार कोई भी साहित्य होता है उसमें कुछ न कुछ इतिहास होता है। तो ये वैदिक साहित्य है, इसलिए इसमें हमारा जो इतिहास है वो हमें मिलता है। जरित्री जो शब्द है, इसके साथ हमें ऋग्वेद में ऋषि भी मिलते हैं और पुरोहित भी मिलते हैं। ऋषि का मतलब है जो मंत्रों का साक्षात करने वाला होता है, यानी ऋषयो मंत्र दृष्टा रहे, यानी मंत्र का अनुभव किया, रियलाइजेशन किया मंत्र को, तो वो ऋषि कहलाया। इसके अलावा ऋषि को कवि भी कहा है, उष्णा कवि। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ। तो उष्णा जबकि एक ऋषि भी है, तो ऋषि और कवि आधुनिक अर्थ थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ऋग्वैदिक जो अर्थ है कवि का, वो त्रिकालदर्शी और दृष्टा ही कवि को माना गया है। तो इस तरह से कवि यदि हम मानते हैं तो कवि का मतलब मंत्रकर्ता हो जाता है। तो 2 अर्थ हैं मंत्रों इसके, ऋषि के, एक तो मंत्र दृष्टा और एक मंत्रकर्ता। अब सायन आचार्य के अनुसार जरत से ही जर्त, और फिर बाद में कुछ विद्वान ये कहते हैं, बहुत सारे विद्वान, कि जर्त से ही जैसे जैसे विकास हुआ, जर्त से जट और फिर जाट बना है। जाट का मतलब खेती करने वाला, कोई जाति नहीं है। यानी शुरू में जो चर्सनी, विचर्सनी, विश्वचर्सनी आदि जो शब्द आए हैं, उनमें घुमंतु व्यक्तियों में से कुछ अलग हो गए, कुछ वर्ग, और उनको जर्त कहा गया, जरित कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने किन्हीं नदियों के तट पर रेतीली भूमि में खेती करनी शुरू कर दी,
और ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में वंगशू नदी और जेरेक्सटीज, इन नदियों के आसपास खेती की शुरुआत हुई थी। ये मध्य एशिया में है। तो वहाँ से ये जो जरित हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे इनका संख्या बढ़ी तो धीरे धीरे इन्होंने खेती की भी प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ इनका विकास हुआ, कैसे विकास हुआ। मध्य एशिया में जब ये थे उस समय कोई आज का ट्रैक्टर या हल नहीं था। अपने हाथ से उन्होंने ये कार्य किया, एक रेखा खींची, लाइन खींची, और उसमें जो जंगली पौधे होते थे उनमें से जो अन्न के कण होते थे, उन अन्न के कणों को इन्होंने इकट्ठा किया और उसी से अपना आहार का कार्य किया। प्लस जो बचा अन्न का जो अवशेष, उनको इन्होंने वहीं पे नदी के किनारे हाथ की डंडे से ज़मीन में रेखा खींचकर उसमें बोना शुरू कर दिया। उसको जर्त कहा गया है वेद में। और केसी दैया आदि जो विद्वान हैं उनके अनुसार 14,000 ईसा से 14,000 साल पहले व्यक्ति, इस तरह का जो जर्त व्यक्ति था, वो अन्न संग्राहक था। अन्न संग्राहक का मतलब है कि वो अन्न के कणों को बीन कर अपना आहार चलाता था और एक स्थान पर घर बनाकर ये रहने लगा था। लेकिन वो एक स्थान पर नहीं रहा, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाने लगा। और इसके अर्थ भी हमें ऋग्वेद में मिल जाते हैं, इसके संकेत भी हमें मिल जाते हैं। डॉक्टर अतल सिंह खोकर के अनुसार जर्त की व्युत्पत्ति कैसे होती है, वो क्या मानते हैं, जन्यते ऋतम येन सह इति जर्त, ये विग्रह डॉक्टर अतल सिंह खोकर के अनुसार है। ऋत क्या है, मनुस्मृति में ऋतम उंचशिलम वृत्तिम, यानी ऋत को क्या कहा गया है, उंचशिल वृत्ति माना गया है मनुस्मृति में। स्वयं ऋग्वेद में भी कृषि का विवरण है और वहाँ ऋत के अर्थ यज्ञ भी किया है, ऋत का अर्थ जल भी किया है और ऋत का अर्थ सत्य आचरण भी किया है। लेकिन सभी में ये जाटों पर कैसे अप्लाई होते हैं, पहले हम डॉक्टर अतल सिंह खोकर की व्याख्या के अनुसार देखते हैं। डॉक्टर अतल सिंह खोकर कहते हैं कि जिसने शुरुआत में ऋत को उत्पन्न किया, ईजाद किया, अन्वेषण किया, खोज किया, तो उसको जर्त कहा गया। जैसे कि विग्रह का आधार क्या है, जैसे कि देव जमा ऋषि को हम संधि करेंगे तो देवर्षि बनेगा, महाजमा ऋषि को संधि करेंगे तो महर्षि बनेगा, राजा जमा ऋषि करेंगे तो राजर्षि बनेगा। तो इसी तरह से जर्त में भी ज जमा ऋत करेंगे तो जर्त हो जाएगा। ये ग्रामर के नियम हैं। ऋत का मतलब मोटे तौर पर समझिए सिल्ला बीनना, और सिल्ला बीनना भी पहले कृषि का एक कार्य होता था। अब केवल सिल्ले बीनने को ही किसान कह दिया जाए, ये थोड़ा मतलब वो है, शॉर्ट है डेफिनेशन, पर सिल्ला बीनना भी कृषि का एक अवयव है। जैसे कुम्हार, कुंभकार, कुंभकार माने कुंभ बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला। पर केवल कुंभकार घड़ा ही नहीं बनाता, वो घड़िया भी बनाता है, वो चिलम भी बनाता है, वो और दीवला, दिया आदि बहुत सारी चीज़ें मिट्टी के बनाता है, पर फिर भी उनको हम कुम्हार ही कहते हैं। स्वर्णकार, स्वर्णकार का मतलब केवल वो सोना नहीं बनाता, वो चांदी का काम भी करता है,
वो डायमंड का काम भी करता है, सोने को पिघलाता भी है, चांदी को पिघलाता भी है, फिर भी उसको हम सुनार ही कहते हैं। इसी तरह से जो जर्त का मीनिंग है, रूट है, उसके अनुसार जर्त का मतलब है जिसने रित यानी सिला बीनने की कला जिसने जन्म दिया उसको। तो सिला बीनना क्योंकि एक अवयव है कृषि का, सिला बीनने के में जो क्या करते हैं हम उसको खेत को जोतते हैं, उसमें फिर जो बोते हैं, पानी लगाते हैं, बहुत सारे काम है खेती के। तो उसमें एक पार्ट बाद में जब फसल कटती है तो सिला बीनना भी है। तो इस मायने में फिर ये प्रचलन में हो गया कि भाई जो सिला बीनने वाला व्यक्ति है वो ही कृषक है। और बाद में इस जर्त से बिगड़कर जर्त शब्द बन गया। अब हमें ऋग्वेद के जो और हमें ऋत के अर्थ मिलते हैं, यज्ञ अर्थ मिलता है ऋग्वेद में ऋत का, और इसका अर्थ हमें जल भी मिलता है, इसका अर्थ हमें सत्य आचरण भी मिलता है। तो ये सारे के सारे जाटों पर लागू होते हैं। कैसे कि यज्ञ करता है, दरवी होमी यास्क ने कहा है इसको कि भाई जाट शुरू में लंबे कलछू से यज्ञ करते थे और पुरोहितों का, ऋषियों का सम्मान करते थे, यजमान के रूप में भी ये रहते थे। तो इसके अलावा जो जल है, जल की बात कैसे इस पे लागू होती है? जल बिना तो कृषक है ही नहीं, कि जो खेती है वो उसके लिए जल आवश्यक है। इसके अलावा जो नदियां हैं उनको ये माँ मानता है, गंगा मैया, सरस्वती मैया, यमुना मैया, यानी ये जल को माँ मानता है। आप है मातर है, ये ऋग्वेद में भी कहा गया है। यानी आपका मतलब जल, जल मातर है, ये माता है जल के लिए, इसके लिए। तो इस तरह से ये सारी बातें जाट पर लागू होती हैं और इस तरह से इसका क्रमिक विकास पहले जरित्री यानी विचर्षणी, विचर्षणी से अलग होकर जरित्री, और जरित्री के बाद जरत, जरित, जुरत आदि ये जाटों पर लागू हुए। यानी ये देखा जाए मोटे तौर पर तो सबसे पहले खेती करने वाला व्यक्ति मध्य एशिया में के बाद जो है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो यदि भारतीय उपमहाद्वीप में हम खेती करने वाले की अधिक संख्या के हिसाब से देखें तो आज भी जाट के पास ही अधिक ज़मीन है और वो ही खेती करने वाला अधिक है। पर शुरुआत में, आज तो जाट जाति है, लेकिन शुरुआत में जाट जाति नहीं थी। ये इसमें जो और लोग थे वो भी शामिल थे और इस तरह से अब आज की बात अलग है, लेकिन शुरुआत में जब ये शब्द चला उस समय जातिगत ये बिल्कुल भी नहीं था। बाद में फिर अहीरों के लिए गोप शब्द हो गया, गुजरों के लिए गोजर या कुछ इस तरह का शब्द हो गया, ऋग्वेद में मिलता है, गोजीरा वर्ड मिलता है इस तरह से ऋग्वेद में। तो ये बेसिकली शुरू में एक ही थे और व्यवसाय के आधार पर ये अलग अलग हो गया। व्यवसाय के आधार पर शुरू में खेती करने वाले को जर्त कहा गया और जर्त के बाद फिर ये जट बना। पंजाब में तो आज भी जट्टी कहते हैं और ब्रिज के एरिया में इसको जाट कहने लगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा। आगे और इसका कैसे कैसे विकास हुआ अगले वीडियो में हम वो बात करेंगे, यानी जट कहाँ कहाँ आया, कौन से ग्रंथ में आया, वो चीज़ हम अगले उसमें वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।